नमस्कार दोस्तों, बीटेक स्टूडेंट इन स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ यस बैंक के शेयर की कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं एंड आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं कि क्या यस बैंक आपको एक मिलियनेयर बना सकता है। एंड वीडियो के एंड में मैं इसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन भी शेयर करूँगा एंड ये भी बताऊंगा कि क्या मेरे पास यस बैंक की कुछ शेयर्स हैं। एंड मैं ये भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई भी ऐसा स्टॉक खरीदते हैं जिसकी प्राइसिंग 50 रुपीज़ के बिलो होती है या जिन्हें हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पेनी स्टॉक्स को परचेज करते समय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ शुरू करते हैं। मैंने स्क्रीन पे आप सभी के साथ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्प्ले किया है। इन रिजल्ट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी चाहिए वो है टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर एंड नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने बनाया है। तो अगर हम इनका टोटल इनकम देखें 2019 सितंबर में तो वो था अराउंड 8,347 करोड़, जो कि दिसंबर 2019 में था 6,297 करोड़, मार्च 2020 में 5,842 करोड़, जून 2020 में 6,122 करोड़, सितंबर 2020 में 5,972 करोड़। तो हम टोटल इनकम को देख के कह सकते हैं कि मार्च से ये कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रहे हैं। तो अब हम इनका एक्सपेंडिचर देखते हैं। सितंबर 2019 में ये 6,910 करोड़ था, दिसंबर 2019 में ये 6,310 करोड़ हुआ, मार्च 2020 में ये 5,739 करोड़ हुआ, जून 2020 में ये 4,990 करोड़ हुआ एंड सितंबर 2020 में ये 4,621 करोड़ हुआ। तो इससे हमें पता चल रहा है कि मार्च से इनके जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत अच्छे अमाउंट से डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी चाहिए वो है नेट प्रॉफिट। सितंबर 2019 में इनका प्रॉफिट था -629 करोड़, दिसंबर 2019 में -18,564 करोड़, मार्च 2020 में -3,631 करोड़, जून 2020 में 34 करोड़ एंड सितंबर 2020 में 120 करोड़। तो मार्च में इनका प्रॉफिट नेगेटिव में था और वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बट जून और सितंबर के क्वार्टर से ये पॉजिटिव नंबर को शो कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी कंपनी के लिए होती है वो है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आइए यस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं। दिसंबर 2019 में प्रमोटर्स के पास 8.33% की होल्डिंग थी, मार्च 2020 में 1.42, जून में 0 एंड जुलाई में भी 0। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास दिसंबर 2019 में 15.17% का स्टेक था, मार्च 2020 में 1.86, जून 2020 में 1.66 एंड जुलाई 2020 में 13.72। तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि जून के बाद से फॉरेन इन्वेस्टर्स की हैवी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं यस बैंक में। अब हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को देखते हैं। 2019 में उनका स्टेक था 28.53, मार्च 2020 में 83.95, जून 2020 में 83.06 एंड जुलाई 2020 में 69.68। तो जब यस बैंक का केस बाहर आया था उस टाइम पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा यस बैंक में लगाया था और अब देखते हैं हम कि ग्रेजुअली वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि और ज़्यादा इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अब यस बैंक के लिए। तो अब मेन देखते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं हमारी कैटेगरी के, उनके पास कितना परसेंट स्टेक है यस बैंक का। तो 2019 में ये था 47.96, मार्च 2020 में 12.77, जून 2020 में 15.29 एंड जुलाई 2020 में 16.67। तो ये डाटा हमें बताता है कि मार्च के बाद से रिटेल इन्वेस्टर्स भी थोड़ा थोड़ा यस बैंक की तरफ देख रहे हैं वापस, एंड उसी की वजह से स्टेक हमें देख रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। ये पूरा शेयर होल्डिंग का पैटर्न देख के हम कह सकते हैं कि मार्च के बाद से कंपनी हमें थोड़ी स्टेबल दिखती है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई। तो दोस्तों अब मैं आप सभी के साथ कुछ ग्राफ शेयर करूंगा रिलेटेड यस बैंक, जो कि आपको हेल्प करेंगे यस बैंक की जो प्राइस मूवमेंट है उसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए, और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपना फाइनल डिसीजन लेने में यस बैंक के रिगार्डिंग। तो पहला ग्राफ यहाँ पे है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यस बैंक एक हाई पोजीशन से नीचे गिरा, फिर कॉन्स्टेंटली कुछ महीनों तक वो एक ही जोन में कंटिन्यू रहा। तो ये वो टाइम है
मार्च से जून जुलाई तक का, जब यस बैंक का केस सामने आया था एंड जितने भी बड़ी बड़ी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स थी, मेजरली एसबीआई, उन्होंने इसके मैक्सिमम स्टेक खरीदे थे और यस बैंक को बचाया था। तो अगला ग्राफ है जिसमें हम देख सकते हैं कि उस पॉइंट के नीचे से एक डिप हुआ है नीचे की तरफ एंड यहाँ पे यस बैंक ने अराउंड 11 रुपीस तक का लो बनाया था और उससे भी नीचे गया था। तो अब इस डिप का कारण आप सबको समझना चाहिए। जुलाई में यस बैंक ने अनाउंस किया था कि वो एफपीओ लेके आ रही है। प्राइस बैंड उन्होंने जो दिया था वो 12 एंड 13 रुपीस का दिया था एंड उस एफपीओ के आने के बाद फिर वहाँ पे डिप हुआ एंड जो प्राइस है यस बैंक के शेयर का वो और नीचे आया। अब जो अगला ग्राफ है वो है रीसेंट टाइम्स का, जब यस बैंक वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो अब इस मूवमेंट के पीछे कई रीजंस हैं, जिनमें से दो बड़े रीजन जो मुझे लगते हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पहला रीजन जो है वो है कॉन्स्टेंटली 2 क्वार्टर से यस बैंक प्रॉफिट्स में नंबर शो कर रहा है। जून के क्वार्टर में उसने 34 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था एंड सितंबर के क्वार्टर में उसने 120 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग और यस बैंक की तरफ मूव हो रहे हैं एंड उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो दूसरा बड़ा रीज़न एंड मेन रीज़न जो करंट हाइक आया है, अगर आपने यस बैंक को फॉलो किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि नवंबर फर्स्ट वीक में यस बैंक का जो प्राइस था वो अराउंड 12.5 रुपीज़ के करीब चल रहा था एंड उसके बाद से वो कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। उसका मेन रीज़न ये है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये यस बैंक की जो लेटेस्ट रेटिंग्स हैं वो इम्प्रूव की है केयर रेटिंग एजेंसी ने। आप इसमें देख सकते हैं कि केयर रेटिंग एजेंसी, जिन्होंने पहले यस बैंक को BBB रेटिंग दिया था, उन्होंने नवंबर 20 में उस रेटिंग को चेंज करके यस बैंक को BB+ रेटिंग दे दी एंड उन्होंने मेंशन भी किया कि उनका आउटलुक अब स्टेबल है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी यस बैंक के लिए और उसी की वजह से ये कॉन्स्टेंटली 2-3 दिन तक अपर सर्किट लगा रहा था। एंड जो तीसरा एंड मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे लगता है यस बैंक के शेयर के मूवमेंट का, वो है यस बैंक के मैनेजमेंट यस बैंक के रिगार्डिंग जो आउटलुक है वो। अपने एक रीसेंट इंटरव्यूज़ में यस बैंक के मैनेजमेंट ने कहा था कि पिछले 2 क्वार्टर्स से उनका जो रिटेल एंड कॉरपोरेट डिपॉजिट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं कंटिन्यूसली। एंड जो दूसरा पॉइंट उन्होंने शेयर किया वो ये था कि वो एम करते हैं अराउंड 10,000 करोड़ का लोन डिस्पर्सल टू रिटेल एंड SME सेक्टर आने वाले टाइम में। जो तीसरा पॉइंट यस बैंक के मैनेजमेंट ने शेयर किया वो ये कि वो अपने रिटेल एंड SME के जो एसेट्स हैं एंड लायबिलिटी बुक है उसको डबल करना चाहती है बाय 2023। जो अगला पॉइंट यस बैंक के मैनेजमेंट ने शेयर किया वो ये था कि उनका एम है कि वो अपने रिटेल पोर्टफोलियो को 45% से 60% तक इंक्रीज करें। एंड जो आखिरी बात उन्होंने मेंशन की वो ये थी कि वो 2 लाख करोड़ ऑफ डिपॉजिट्स को रेस करना चाहते हैं बाय एंड ऑफ मार्च। तो इन सारे स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि यस बैंक का मैनेजमेंट यस बैंक के रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव है, उनका उसके ग्रोथ के रिगार्डिंग आउटलुक है वो बहुत अच्छा है। एंड जब कोई भी मैनेजमेंट अपनी कंपनी के रिगार्डिंग पॉजिटिव होती है तो उसका इफेक्ट हमें शेयर प्राइस पे दिखता है एंड वही हमें यस बैंक में भी देखने को मिला है। तो मैंने आप सभी के साथ यस बैंक की पूरी एनालिसिस शेयर की, यस बैंक की जो मैनेजमेंट है उनका आउटलुक शेयर किया। तो अब मैं यस बैंक के रिगार्डिंग अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली यस बैंक अभी के सिचुएशन में मेरे को एक बहुत अच्छी कंपनी नज़र आ रही है, बिकॉज पिछले 2 क्वार्टर से वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है। उसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है क्योंकि जो उनके मैनेजमेंट हेड्स हैं वो प्रीवियसली SBI में काम कर चुके हैं। इसका जो मेजॉरिटी स्टेक है वो SBI के पास है एंड बाकी बड़ी बड़ी बैंक्स के पास है एंड RBI का सपोर्ट भी यस बैंक को पूरी तरीके से है। तो ये तो हमें समझ में आ गया पूरी सिचुएशंस को देख के कि यस बैंक कभी पूरा फॉल नहीं हो सकता, बिकॉज किसी भी कंट्री में अगर बैंक फॉल होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली क्राइसिस आ जाते हैं, जो कि हमने 2007 एंड 8 में भी देखा। जब अमेरिका की एक बैंक लेमन ब्रदर्स वहाँ फॉल हुआ तो उसका जो इफेक्ट था वो हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिला। तो इसीलिए कभी भी कोई बैंक अगर इस सिचुएशन में होती है
कि अब वो स्टेबल नहीं है या आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेयर करके उस बैंक को पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड वही हमें यस बैंक के केस में भी दिखा। तो इससे हम ये तो है कि आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग यस बैंक को है, बट क्या हमें ये देख के यस बैंक में एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यस बैंक एक बहुत बड़े प्राइस से नीचे गिर रहा था एंड अब वो थोड़ा स्टेबल है एंड लो प्राइस पे है। तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि कम प्राइस पे है करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें परचेज कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो कोशिश करें कभी लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट ना करें, हमेशा थोड़ा थोड़ा एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करें। एंड ऐसे स्टॉक जिनकी प्राइस बहुत कम होती है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मार्केट के डायरेक्शन या कोई भी छोटी बड़ी न्यूज़ से उनका बहुत ऊपर या नीचे मूवमेंट होता रहता है। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर जो हम छोटे निवेशक होते हैं उन्हें एंटर ही नहीं करना चाहिए, और अगर एंटर करते भी हैं तो बहुत सोच समझ के एंटर करना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे क्या मैंने यस बैंक में इन्वेस्ट किया है? हाँ, मैंने यस बैंक में इन्वेस्ट किया है। मेरे पास यस बैंक के 100 शेयर्स हैं जिन्हें मैंने 15 रुपीज़ से 12.5 रुपीज़ के प्राइस बैंड के बीच में धीरे धीरे करके कभी 10, 15, 5 स्टॉक्स करके ऐसे एक्यूमुलेट किया था। एंड जो मेरे पास अभी एवरेज प्राइस है वो 13.5 रुपीज़ की है। तो अब मैं उन चीज़ों को आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिन्हें मैंने कंसिडर किया था यस बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले। पहली बात, यस बैंक में जो मेजॉरिटी स्टेक है वो एसबीआई का है, तो मैं उसी में मुझे आधा सेफ लगा कि अगर एसबीआई है तो इट्स सेफ। दूसरा जो बड़ा रीज़न था वो ये कि पिछले 2 क्वार्टर्स से ये प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा था। तीसरा, बाकी निवेशकों की तरह मैं भी कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि क्या पता ये अगर मल्टी बैगर बन जाए तो ये मुझे भी मिलियनर बना सकता है आने वाले टाइम्स में। एंड जो आखिरी चीज़ मैंने इसमें देखी थी एंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम कई सारे केसेस में ये भूल जाते हैं देखना, वो था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो मैंने आप सबके साथ वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो धीरे धीरे बेहतर होते जा रहा है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के अराउंड 16% शेयर होल्डिंग है एंड जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी अराउंड 14% के यस बैंक के शेयर्स हैं। तो जब मैंने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, रेटिंग्स इम्प्रूव हो रही हैं, कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है यस बैंक का, तो मुझे लगा कि अब मुझे यस बैंक में धीरे धीरे अपनी स्टेक इंक्रीज करनी चाहिए। तो अक्टूबर एंड तक मेरे पास यस बैंक के अराउंड 40 शेयर्स थे एंड अभी प्रेजेंटली मेरे पास यस बैंक के अराउंड 100 शेयर्स हैं, और ये सारे शेयर्स मैंने नवंबर 1st वीक के दौरान एक्यूमुलेट किए थे। तो आप सबको लग रहा होगा कि 100 शेयर्स तो यस बैंक के लिए बहुत ही कम है, लेकिन मैं एक छोटा सा रिटेल इन्वेस्टर हूँ एंड मुझे रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं। भले ही मुझे मिलियंस का प्रॉफिट ना हो, बट मैं अपना 100 रुपये भी जो कैपिटल में लगाता हूँ मैं उसका नुकसान नहीं करना चाहता। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं सेफ रहूँ, मेरा कैपिटल हमेशा सेफ रहे। एंड हर रिटेल इन्वेस्टर जब वो स्टॉक मार्केट में शुरुआत करता है तो उसका ध्यान हमेशा यही होना चाहिए कि कैसे उसका कैपिटल सेफ रहे एंड साथ में वो इंक्रीज भी होता रहे धीरे धीरे। तो वही कारण था कि मैंने यस बैंक में कम स्टेक खरीदा, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट तो था कि यस बैंक आने वाले कुछ टाइम में अच्छा प्रॉफिट्स जनरेट करने वाला है, लेकिन हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एंड मैं नहीं जानता कि आने वाले टाइम में क्या होगा। एंड क्योंकि मुझे रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें कम स्टेक खरीदा है। अगर आने वाले 2-3 क्वार्टर्स इसके और अच्छे रहें तो डेफिनेटली मैं इसमें अपना स्टेक ज़रूर इंक्रीज करूँगा। तो ये था मेरा ओपिनियन यस बैंक के रिगार्डिंग। अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करें। एंड सभी व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था, ये सिर्फ एक एनालिसिस थी यस बैंक के रिलेटेड कि अगर यस बैंक आपके वॉच लिस्ट में है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए यस बैंक को खरीदने से पहले। एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी परचेज करने से पहले पूरा उसको अपनी तरफ से स्टडी करें, उसकी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट किए बिना कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा सजेशंस,
हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि हो सके तो पेनी स्टॉक्स से दूर रहें, और अगर आप इन्वेस्ट भी करें पेनी स्टॉक्स में तो उनमें भी क्वालिटी को ज़रूर देखें। एंड मेन कि कभी भी अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो लिक्विडिटी की होती है। तो हमेशा पेनी स्टॉक्स में भी जो भी क्वालिटी स्टॉक्स आपको लगते हैं उनमें ही इन्वेस्ट करें और SIP मोड में इन्वेस्ट करें, कभी भी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट ना करें। तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड यस बैंक के रिगार्डिंग अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।